हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी। सो गाइस, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा आपको हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में। चूंकि ये दोनों सभ्यताएं काफी विस्तृत हैं तो मैं इसके कई पार्ट बनाऊंगा ताकि आप अच्छे समझ सकें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, कम में ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा आपको मैं। अब आपका काम यह है कि आप अगर कॉपी और पेन लेके काम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप उन सब बातों को नोट करिएगा जो मैं बताऊंगा आपको। साथ ही साथ आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बिना याद करे मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप बिल्कुल ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनना ताकि आपको सब कुछ समझ आए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। चलिए गाइस, हम वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हमने आज का जो टॉपिक लिया है हड़प्पा और मोहनजोदारो। मैं इसके बारे में जो बताना चाहता हूं आप ध्यान सुनिए। सबसे पहली बात कि ये जो सभ्यता है हड़प्पा, इसके बारे में अनेक सारे मत प्रचलित हैं। सबने इसको अलग अलग नामों से पुकारा है, या ये कहें इसके अनेक नाम हैं। तो हम पहले उन नामों की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से नाम हैं जो हड़प्पा सभ्यता के हैं। सबसे पहली बात कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। पहला नंबर एक, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसे कांस्य युगनी सभ्यता भी कहते हैं। इसे कांस्य युगनी सभ्यता भी कहते हैं। गाइस, मेरा कांस्य गलत हो गया है, एक्चुअली में हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, लेकिन पूरी कोशिश करी है ताकि मैं सही टाइप कर सकूं। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप ठीक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ फोर्थ पे है, इसको हड़प्पा सभ्यता तो कहते ही हैं जैसा आप जानते हैं। इसे प्रथम नागरीय क्रांति भी कहते हैं। साथ साथ इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। गाइस, आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कितने नाम हैं, और ये सारे नाम हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्धि को, हड़प्पा सभ्यता की वास्तविकता को, हड़प्पा सभ्यता की स्ट्रेंथ को, पावर को, कि ये सभ्यता कितनी विकसित थी उसका ये वर्णन करते हैं। ये नाम नहीं है, ये हड़प्पा सभ्यता की वो वैल्यू है जिसको लेकर आज हर विद्यार्थी जानना चाहता है, समझना चाहता है। हर कोई इसमें अटका रहता है कि यार इसका रियल अगर मिल जाता तो बड़ी बात है। आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी किताबों में से जो मुख्य बातें थी मैंने इस वीडियो में डालने की पूरी कोशिश करी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है 1921 में जो AST यानी कि पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक हैं सर जॉन मार्शल, मैंने क्या नाम लिया आपके सामने, सर जॉन मार्शल, इनके निर्देशन में, मतलब इनके नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी इन्होंने इसकी खोज की राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। और इसके साथ साथ कुछ बातें और जान लीजिए कि जो पंजाब प्रांत है, माटेगमरी के पास जिला जो है हमारा, जो वर्तमान में साहिवाल है। अगर पूछा जाए वर्तमान में साहिवाल कहाँ है तो ये पाकिस्तान में जी। तो वर्तमान में जो पूरा जो एरिया है ये पाकिस्तान में पड़ता है, आधे से ज्यादा। ऐसा नहीं है भारत में नहीं है, भारत में भी है, आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में। इसके साथ साथ कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता को, अगर सिंधु सभ्यता को या कहें हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले सिंधु सभ्यता किसने कहा, तो कहा था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है वास्तव में सिंधु सभ्यता है, यानी कि सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल के विचारों से प्रकट हुआ। इसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए, वैसे आपने इस बारे में पढ़ा होगा कि जब हम बात करते हैं कि अगर कोई पुरानी वस्तु है उसको पता लगाना है हमें कि ये वस्तु कितनी पुरानी है, तो उसको पता लगाने के लिए हम कोई ना कोई पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो उस पद्धति कहते हैं कार्बन 14 पद्धति या विधि। यानी कार्बन 14 विधि से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी पुरानी है।
ठीक है, इसे भूलना मत, कार्बन 14। इसके साथ साथ जब इसकी खुदाई हुई थी, कहा जाता है खुदाई का जो तरीका अपनाया इन्होंने वो बाएं से दाएं ओर था, अनुलंबवत, बाएं से दाएं ओर, बाएं से दाएं ओर की दिशा में इन्होंने पूरी की पूरी खुदाई की थी। अच्छा भाई, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि जो विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता का समय का निवारण निम्न प्रकार से किया है। ये निवारण हो गया, सॉरी गाइस, ये विवरण है, ये विवरण है, ये मिसप्रिंट हो गया, गलत हो गया है, ये गलत हो गया है, ये गलत है, ये विवरण है जो कुछ प्रकार से हुआ है। वैसे तो कई जो हमारे खोजकर्ता है या कई विद्वान है, कई इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता ये कितनी पुरानी है। उनमें से मैंने कुछ नाम लिए हैं, जैसे जॉन मार्शल जी हैं। तो जॉन मार्शल जी ने कहा है कि 3250 बीसी से 2750 बीसी का काल अनुक्रम है इसका, मतलब ये बोला जाता है कि 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक का काल अनुक्रम है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बीसी का मतलब क्या होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से उतने साल पहले की कहानी। आगे इसमें एक जने और उनका नाम है अर्नेस्टैम जो है, अर्नेस्टैम मेकेर का नाम है। इन्होंने कहा है कि 2800 बीसी से 2500 बीसी तक का जो समय है ये हड़प्पा सभ्यता का है। एक और उनका नाम है माधव स्वरूप। उन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो 3500 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक है। देखिए, तीन जनों ने अलग अलग बातें कही हैं। ऐसे ही और भी जने हैं जिन्होंने अलग बातें कही हैं। अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है। ये तीन नाम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन तीनों को ही चुना है और बाकी सबको छोड़ दिया है। मतलब हमको अच्छी क्वालिटी पढ़नी है, क्वांटिटी नहीं। आपका दिमाग है कूड़े का घर नहीं कि आप उसमें दुनिया भर की चीजें भर दो। आपके लिए जो बेस्ट है सिर्फ वो ही पढ़ना जरूरी है जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करवा सके। आगे बात करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार को लेकर। तो देखिए, भौगोलिक विस्तार की अगर मैं बात करूं, कहा जाता है कि ये उत्तर में कहां तक फैला हुआ है। कहा जाता है उत्तर में चिनाब नदी तक फैला हुआ है। अब बोलो चिनाब नदी कहां तक? तो जी उत्तर में मांडा है जम्मू कश्मीर में, मांडा है और चिनाब नदी के पास में है। तो वहां तक ये उत्तर में फैला हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो उत्तर में फैली हुई है। कहां से कहां तक? ये फैली हुई है मांडा, J&K, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी तक। ओके, इसके साथ साथ आप पूछोगे जी पश्चिम में कहां तक फैली है जी? तो पश्चिम में देख लीजिए, ये बलूचिस्तान दाशक नदी है, बलूचिस्तान में दाशक नदी है, उस दाशक नदी में फैला हुआ है। तो वहां कहते हैं उसको सूतकांगडोर, ये जगह का नाम है। कितना अजीब नाम है ना। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं पूरब में, तो पूरब में आलमगीरपुर जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, वेस्टर्न यूपी में है, हिंडन नदी के पास। आपने सुना होगा हिंडन नदी, तो हिंडन नदी के पास जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां तक का माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो पूर्व में आलमगीरपुर तक फैली हुई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दक्षिण में, तो दक्षिण में बोला जाता है कि देमबाद माहा, ये जगह है, देमबाद माहा में जगह वाली है, गोदावरी नदी तक ये इसका विस्तार है। मतलब देख लीजिए कि इसका भौगोलिक विस्तार कितना फैला हुआ, उत्तर से लेकर पूरब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर दक्षिण तक, या कहें उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक, कितना लंबा विस्तार है इसका। अगर मैं बात करूं कि हमें एक चीज और मालूम पड़ी खुदाई से कि जो इसका आकार था वो त्रिभुजाकार था। मतलब ये जो बनावट थी इसकी, त्रिभुजाकार बनावट थी हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके साथ साथ इसका जो क्षेत्रफल था, अब आप क्षेत्रफल समझ जाइए कितना बड़ा होगा ये। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं एग्जैक्टली तो मुझे याद है कि 12,99,000 समथिंग था। तो मैंने एक अप्रोक्स निकाला कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक का इसका विस्तार था। मतलब 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। एक बात और कि जो इसका विस्तार मिला है हमको, जो ये हड़प्पा सभ्यता की सारी जानकारियां मिली हैं, उसके कौन कौन से जगह है या कौन कौन से स्थान है, तो बताना चाहूंगा आपको मैं। इसमें हमारा पंजाब शामिल है, सिंध शामिल है, बलूचिस्तान है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, यहां तक का विस्तार मिला है। आपसे इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे पूछेगा आपसे
कि निम्न में से किस जगह पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नहीं मिला है। आपको इनमें से कोई 3 पॉइंट देगा, एक अलग दे देगा, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट पता है तो अलग पता लगना आसान है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो आज का टॉपिक है वो पाकिस्तान के ऊपर में। आज मैं सिर्फ आपसे पाकिस्तान से जुड़ी बातें कर लेता हूं पहले आपको, कि पाकिस्तान में ऐसा क्या था। देखिए, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, आप समझिएगा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पंजाब में हड़प्पा, देखिए पंजाब में हड़प्पा, सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, सिंध में मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो। अब अगर चन्नू की बात करी जाए तो सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर करीब दक्षिण में है। ये जो चन्नूदड़ो है ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर करीब दक्षिण में है। कितना बड़ा फासला है इन दोनों बीच में। इसके साथ साथ अगर बात है लोथल की, तो आप जानते होंगे लोथल गुजरात में है। कालीबंगा, आपको पता होगा कालीबंगा राजस्थान में। अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट करिए और याद करिए। इसके साथ साथ बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़, नौसरो, यहां से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये जो बनवाली, धोलावीरा, राखीगढ़, इसमें अधिकतर जगह जो है वो गुजरात में ही है। जो नौसरो है, इसको समझिए, नौसरो, ये जो नौसरो जगह है इसको मैं और अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। अब एक बार देखिएगा इसको। अगर मैं नौसरो की और बात करूं तो इसमें ये कहा जाता है कि यहां से साक्ष्य मिले हैं, किसके? सिंदूर के साक्ष्य मिले। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ, मैंने देखा था, मुझे याद नहीं है कौन से पेपर में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता जुड़े प्रमुख केंद्रों में से कहां पर सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, तो वो जगह है नौसरो। ये याद रखना आप। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं हड़प्पा संस्कृति की अवस्था के बारे में, मतलब किस तरह की अवस्थाएं थी उसकी, तो कहा जाता है कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित धोलावीरा, जो गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र है वहां पर धोलावीरा है। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था और वो भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल बन चुका है, भारत का 40वां। तो याद रखना इस बात को, धोलावीरा। अगर बात की जाए, ये पॉइंट गलत आ गया, इस पॉइंट हटा दीजिए यहां से। बात की जाए अलग से, इसको हटा देता हूं, एक मिनट हटा ही देते हैं, चल छोड़िए, इस पॉइंट उठा दीजिए यहां से। आगे चलते हैं राखीगढ़ी, जिसको मैं राखीगढ़ कह रहा हूं, राखीगढ़ी कह रहा हूं, राखीगढ़ जो भी मान लीजिए आप इसको, हरियाणा में है। इसके साथ साथ ये हरियाणा में है। उत्तर हड़प्पा अवस्था रंगपुर, रोजदी और गुजरात, यानी जो रंगपुर है, रोजदी है और गुजरात है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। इसमें और भी कुछ समझने का है, लेकिन उसको मैंने इतना प्रायोरिटी नहीं दी। मैंने को जो ठीक लगा मैंने उसको ऐड किया है। आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। मैं 100% अगली वीडियो में उसको जरूर शामिल करने की कोशिश करूंगा। आगे हम चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे हमारे पास है मोहनजोदड़ो के बारे में। ये समझ लीजिए, जो मोहनजोदड़ो असल में स्थित कहां है, तो कहा जाता है कि रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। और मैंने अभी पीछे आपको बताया भी इस बारे में। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, इसमें जो इमारतें थी वो अपने आप में काफी कुछ कहती थी। जिस प्रकार के कारीगर उसमें हुए होंगे, जिस प्रकार से खुदाई में एक स्नानागार मिला और स्नानागार अपनी अच्छी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हुआ, जिस प्रकार से उसमें उन्होंने ईंटों का इस्तेमाल किया, इसके साथ साथ नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ उन्होंने स्नानागार के दोनों सिरों में सीढ़ियां तो बनाई थी, साथ में बगल में उन्होंने कपड़े बदलने के लिए कक्ष भी बनाया था, जिसे कमरा कहते हो आप। और कहा जाता है कि जो इस स्नानागार का जो फर्श था, जिसे आप फ्लोर कहते हो, यानी कि स्विमिंग पूल का फ्लोर होता है ना, तो जैसे उसका फ्लोर था तो फ्लोर भी पत्थर का था, ईंटों का लगा हुआ था। कहने वाली बात अच्छी ये है कि उस समय के कारीगर कितने ज्यादा बुद्धिमान थे। काश अगर हम उनकी भाषा पढ़ पाते, उनकी लैंग्वेज पढ़ पाते, तो हमें उस समय कितनी जानकारियां होती, लेकिन अफसोस हम नहीं पढ़ पाए अभी तक उसको। और कहा जाता है कि उसके पास के कमरे में बड़ा सा कुआं था, जिसमें से पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। इसके साथ साथ
होज के कोने में एक निर्गम मुख था। उस मुख से पानी बाहर निकलता था, पानी निकलकर नालियों में आता था। और इन्होंने होज की व्यवस्था कर रखी। होज मतलब जैसे गटर होता है इस तरह का, जैसे अभी गली में गटर होगा म्युनिसिपालिटी का, एमसीडी का, ऐसे ही इन्होंने बना रखा था। जो भी गंदा पानी होता था, जो भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते थे, सारे होज में इकट्ठे होते थे, किसके द्वारा? नालियों के सारे द्वारा। आगे इसमें एक बात ध्यान रखिएगा जो बहुत जरूरी है, नोट करके मैंने कर रखा है, उससे मैंने नोट कर रखा है। थोड़ा सा और आपको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर आपको आए। अगर मैं बात करूं नोट की, तो ये नोट को समझिएगा। मेरे नोट का मतलब क्या है, इस नोट में क्या कहना चाहता है वो देखिए। बताया जाता है कि विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान से संबंधित था। जैसे भारत में कोई भी धार्मिक कार्य करना हो तो स्नान करना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो यहां पर स्नान को प्राथमिकता दी जाती थी। इस बात से समझ सकते हैं कि यह सभ्यता कितना ज्यादा विकसित सभ्यता थी। एक साथ साथ और बात कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी इमारत पाई गई है, कहां पर? मोहनजोदाड़ो में। वो है तुम्हारा वृहद अनानागार, मतलब जहां पर ये उत्पादन करते थे वस्तुओं को, या जो कृषि करते थे उसका अधिकतर जो चीजें होती थी, उत्पादन होता था या फसल होती थी या जो भी कुछ होता था, उसको इकट्ठा करते थे एक अनानागार जगह पर। और कहा जाता है कि वो लगभग 45 मीटर लंबा और करीब 15 मीटर चौड़ा था। आप देखते हैं ढेर हाली रखा है मैंने कि 45.71 मीटर इसकी जो लेंथ थी और करीब 15.23 मीटर इसकी तुम्हारी ब्रीथ थी। आगे बात करते हैं, यहाँ की जल निकासी प्रणाली बड़ी अद्भुत थी। जो जल निकासी प्रणाली तुम्हें आज वर्तमान में अपने घरों में देखने को मिलती है, उसी दौरान इन्होंने बना ली थी, विकसित कर ली थी। मतलब इनके घर से जो पानी बाहर निकलता है, बता चुका ऑलरेडी में कि वो नालियों में आता था, नालियों से होज में आता था। सबसे बड़ी बात ये थी, मेन होल में इसे कहते हो आप। मोरिया, उस समय उसको कहा जाता था मोरिया, जो नालियां होती थी मोरिया कहा जाता था। और नर मुखे होते थे उसे मेन होल कहा जाता था। ये भी आप समझ चुके बात को। आगे चलते हैं, साथ साथ इसके जरूरी है कि यहाँ पर शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथाएं प्रचलित थी। मतलब यहाँ पर कुछ लोग अपने शवों को गाड़ दिया करते थे परिजनों को, उनके मरने के बाद, देहांत के बाद। और कई क्या करते थे, उनको जलाते थे। कुछ जलाते थे और कुछ दफनाते थे। एक बात और कहा जाता है कि अगर ये पूछ ले आपसे कि भैया हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि समाधियां भी थी इसके अंदर, तो आप ध्यान रखिएगा, लोथर और कालीबंगन ये दो जगह ऐसी है जहां पर समाधियां मिली हैं, युगम समाधियां मिली हैं। उन समाधियों से मालूम पड़ता है कि यहाँ के लोग शवों को दफनाया करते थे। आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें जो अगला पॉइंट है चन्हुदड़ो, थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। ये चन्हुदड़ो क्या है भैया? मैंने जैसा बताया आपको कि 130 किलोमीटर ये मोहनजोदड़ो से दक्षिण दिशा में है। ये बताया मैंने पहले। यह पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के बाएं तट पर। सिंधु नदी के बाएं तट पर है ये। इसे यहां से सैंधव संस्कृति के अवशेष मिले हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहीं से मनके बनाने के कारखाने और भट्टी मिली हैं जिससे मनके बनते थे। साथ में यहां वर्गाकार ईंटें मिली है, वर्गाकार हो गया है, वर्गाकार है, वर्गाकार ईंटें मिली है। यहां किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। साथ ही साथ इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। एन.जी. मजूमदार ने 1931 में चन्हुदड़ो की खोज की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, काजल, लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा, ये सब चन्हुदड़ो से मिले हैं। ये साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तरा, ये सब साक्ष्य हमें चन्हुदड़ो से मिले हैं। गाइस, आज जो वीडियो हुई है इसमें मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हैं। एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में और चन्हुदड़ो के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें कुछ कमी है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मेरी ये पहली वीडियो जो मैं इस तरह से लैपटॉप का प्रयोग करके बना रहा हूं आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। आप कमेंट चाहे अच्छी करें या बुरी करें, मुझे सब पसंद आएगी, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे अच्छा करने का और अनुभव प्रदान करेगी। गाइस, आज के लिए इतना ही। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।